बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं राशिद अली। मैं अपने सभी दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि आखिर आपने राजनीति में देखा होगा कि कैसे दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। ये सब ऐसा इसलिए होता है कि राजनीति में आखिर किस किस को फ़ायदा लेना है और कौन कैसे फ़ायदा ले सकता है, ये बखूबी आपको दिखता है। मैं 4 साल में अगर मैं रिपोर्ट के आधार पर बात करूँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP के अमित शाह के बेटे जय शाह, जो कि 4 साल पहले तक उनकी कंपनी कथित तौर पे कहा जा रहा है कि कुछ नहीं थी, और उसके बाद उनकी कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा हुआ। कितना गुना फ़ायदा हुआ ये आपने भी पढ़ा होगा कि कैसे कंपनी को 10-20 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो कि 4 साल में ही हुआ। और 4 साल से पहले क्या थी वो भी आपने देखा होगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको खुद बता दूं कि एक रिपोर्ट में अमित शाह, जो कि अमित शाह की कुल संपत्ति 4 साल पहले कुछ नहीं थी और 4 सालों में 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। आखिर ये राजनीति का फ़ायदा नहीं तो और क्या है। और उसके बाद सरकारें तमाम वादे करती हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे। नोटबंदी में कितना घोटाला हुआ पता नहीं, लेकिन नोटबंदी के दौरान जिस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसे जमा हुए थे उस बैंक के डायरेक्टर अमित शाह थे, जो कि अहमदाबाद में बैंक था। और उस दौरान जिस तरह कांग्रेस ये कहती है कि नोटबंदी देश का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, और रिपोर्ट जो मिलती है कि अमित शाह के बैंक में सबसे ज़्यादा पैसे जमा हुए, क्या ये इस बात का सबूत है कि नोटबंदी के दौरान घोटाला हुआ था? कथित तौर पर तो कह सकते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि सबूतों का अभाव है और गवाह कोई है नहीं। जी हाँ, और इसी तरह एक खबर आई है जो कि बीते दिनों से चल रही है। बाबा रामदेव, जो कि कांग्रेस की सरकार में BJP के सपोर्टर थे और तगड़ा वाला सपोर्ट करते थे, जिस तरह से मोदी सरकार का गुणगान करते थे। एक शो में उनका देख रहा था जिसमें मशहूर पत्रकार रजत शर्मा के वो शो में जाते हैं आपकी अदालत में, और वहाँ बोलते हैं, कांग्रेस पर हमला बोलते हैं कि आज पेट्रोल 60 रुपये, पेट्रोल डीजल तकरीबन 60 रुपये प्रति लीटर है। ये उस दौर की बात है जब कांग्रेस सरकार में थी। तो कहते हैं जनता से कि क्या आपको ये ऐसी सरकार चाहिए जो 60 रुपये पेट्रोल डीजल दे, या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो 35 से 40 रुपये में पेट्रोल डीजल दे? क्या आप नहीं चाहते कि महंगाई कम हो? क्या जनता नहीं चाहती कि उन पर टैक्स कम लगे? ये बाबा रामदेव के बोल थे, जो कि उस समय कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे और केंद्र में मोदी सरकार को लाना चाह रहे थे। लेकिन आज मोदी सरकार केंद्र में है और आप पेट्रोल डीजल की कीमत क्या 35 से 40 रुपये के बीच है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या महंगाई कम है? क्या गरीबी कम है? क्या रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं? क्या हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। और बाबा रामदेव लगातार एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं, और ताज़ा बयान उन्होंने क्या दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। राहुल गांधी की झप्पी के मुरीद हुए योग गुरु रामदेव, PM मोदी पर साधा निशाना। कुछ वक्त से बाबा रामदेव, शायद योग गुरु बाबा रामदेव, निशाना साध रहे हैं। एक छवि थी कि बाबा रामदेव पहले योग गुरु थे, लेकिन आज उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है कि शायद उनकी अरबों खरबों की संपत्ति हो गई है और वो शायद बाबा से अब बिजनेसमैन बन गए हैं। कहने में कोई दो राय नहीं कि इन 4 सालों में बाबा का जितना बिजनेस फला फूला है, शायद ही कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जिसने इतनी तरक्की की होगी। और बाबा शायद आज बिजनेसमैनों की टॉप लिस्ट में होंगे, ना सिर्फ देश में ही बल्कि विदेशों में भी, क्योंकि बाबा का इतना बड़ा साम्राज्य, अगर इसके पीछे कोई हाथ है तो मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी सरकार में देखा जाता है कि आखिर कितना बाबा को तवज्जो मिली और कितना बाबा को सपोर्ट मिला। लेकिन बाबा अब कुछ समय से BJP सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्या बाबा रामदेव और BJP सरकार अलग होने वाली है?
क्या बाबा रामदेव और बीजेपी सरकार में कुछ किसी बात को लेकर बात नहीं बनी, इसलिए बाबा नाराज़ हो गए? अभी आपको बता दूं कि जब जनसंपर्क चल रहा था तो बीजेपी के नेता अमित शाह हो गए, वो भी बाबा रामदेव के पास गए और गुणगान करने के लिए कहा, लेकिन बाबा रामदेव भी दिखे और गुणगान भी किया। तब तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो कि खबरें आई कि बाबा रामदेव और बीजेपी के बीच में कुछ अटकलें चल रही हैं। इसका नतीजा क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपको सीधा खबर से रूबरू कराना चाहूँगा और देखते हैं आखिर उन्होंने क्या हमला बोला है। योग गुरु बाबा रामदेव की निगाहें भी संसद की कार्रवाई पर लगी रहीं। बीते दिन जिस तरह का नज़ारा आप संसद में देखने को मिला, शायद इतिहास में पहले कभी देखने को मिला होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की झप्पी देने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें भी राहुल की झप्पी अच्छी लगी। रामदेव ने कहा कि राजनीति में परस्पर बैर नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, राजनीति में कोई बैर नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है और सरकार की कमी दिखाना ही विपक्ष का काम होता है और हमारी भी यही जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके साथ मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, पहले आप ये जान लीजिए कि ना तो हम बीजेपी के आलोचक हैं और ना ही कांग्रेस के समर्थक। सरकार की अच्छे काम और बुरे काम दोनों को दिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसके आगे मैं आपको और ले जाना चाहूँगा कि रामदेव ने कहा है कि राजनीति में परस्पर बैर नहीं होना चाहिए बल्कि मुद्दों पर आधारित विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा ये अच्छी शुरुआत हुई है, बैर मन में ना हो, जो विरोध हो वह मुद्दा आधारित हो। योग गुरु ने कहा है कि संसद में मुद्दों पर आधारित बहस हुई, सभी ने अपने बुनियादी अधिकारों का उपयोग किया। ये अलग बात है कि विपक्ष पर सत्ता पक्ष भारी रही। जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष भारी रहेगी क्योंकि उनका बहुमत ही इतना ज़्यादा है और विपक्ष चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो मुद्दे उठाने चाहिए थे विपक्ष ने वो खूब मुद्दे उठाए जिनसे आज जनता त्रस्त है। और जो जनता के हित की बात थी, जो जनता के मुद्दे थे, वो राहुल गांधी ने सामने रखे। तो वहीं मैं अगर आपको बताऊं कि एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे रामदेव ने कहा है कि संसद में बड़ी सार्थक बहस हुई है और जब बहस मुद्दों पर आधारित होती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने कहा किसी भी तरीके से मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, यह एक सोशल जस्टिस की बात है। रामदेव ने स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि स्वामी अग्निवेश के साथ जो कुछ हुआ वह गलत था, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। हालांकि वह स्वामी अग्निवेश के कई विचारों से असहमत हैं। जाहिर सी बात है, असहमत हर कोई इंसान सब किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकता, जाहिर सी बात है। लेकिन स्वामी अग्निवेश के साथ जो हुआ वो उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रही थी कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं उस पर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करें और ऐसी घटनाएं होने से रोकें। और इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला उन्होंने सुनाया और राज्य सरकार, राज्य पुलिस को कोई जिम्मेदारी दी, उसी के बाद रायपुर के एक पाकुड़ी में मुस्कान होटल से स्वामी अग्निवेश बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ लोग स्वामी अग्निवेश की मार पिटाई कर देते हैं। ठीक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितने दिल से पालन किया है लोगों ने और जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं, ये आपने साफ देखा होगा। और उसके बाद इसमें बीजेपी नेता फंसे थे जो कि साफ, उन्होंने 8 नेताओं पर मामला दर्ज है और बाकी कई की गिरफ्तारी भी हुई और कई के बिना नाम के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये लोग कितनी दिल से पालन करते हैं, कितना अनिवार्य होता है। और वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, जो कि वहाँ की सिक्योरिटी, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो कहाँ थी और वो क्या कर रही थी। तो वहीं अगर मैं और लेके जाना चाहूँ, आपको और खबर बताना चाहूँ, बाबा रामदेव ने बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा मुद्दा करार दिया है। और जबकि मोदी सरकार ये कहती है, मोदी सरकार ने दावा किया था कि जब सरकार में नहीं आई थी कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने महज 2 लाख को नौकरी दी। कहाँ 2 लाख और कहाँ 2 करोड़, कितना आप देख सकते हैं कि 1% सफलता। क्या ये मोदी सरकार की कामयाबी है?
क्या ये मोदी सरकार के अच्छे दिन हैं? क्या ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है? अगर आप मोदी के भक्त हैं तो जाहिर सी बात है बेरोज़गार आप भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर वोट दीजिएगा तो कांग्रेस को दीजिएगा, लेकिन ये सभी मुद्दे मोदी सरकार के भक्तों से भी जुड़े हुए हैं। और आपको देखना चाहिए कि अगर महंगाई है, बेरोज़गारी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो शायद मोदी सरकार के भक्त या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें कोई रियायत नहीं बरती जा रही, बल्कि समान दर, तमाम रेट सबके लिए समान तौर पर लागू होते हैं। और सभी के लिए महंगाई है, सभी के लिए बेरोज़गारी है, सभी के लिए महंगाई बढ़ रही है, सभी के लिए पेट्रोल डीजल के एक दाम है, सभी के लिए नौकरियों के चांस निकलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में वह खुद सर्वाधिक रोजगार पैदा कर रहे हैं। कहा कि महंगाई और गरीबी भारत माता के माथे पर कलंक है, इसे मिटाने के लिए और ज़्यादा सार्थक कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि साधु बेरोजगार होता है और उनके जैसा फ़कीर जब लाखों लोगों को रोज़गार देता है तो वज़ीर और वज़ीर आलम को और ज़्यादा देना ही चाहिए। लेकिन वज़ीर आलम किस तरह से नौकरी दे रहे हैं, यह आपको देखा ही है कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल और 2 लाख 4 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है। क्या यही वादा है? अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो शायद आप ऐसी सरकार को चुनेंगे जो आज अपने वादों पर निभाए। इसका ये मतलब नहीं कि केवल मोदी सरकार ही वादा खिलाफ़ी कर रही है। वादा खिलाफ़ी कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं। कांग्रेस ने भी खूब वादे किए थे जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए। कमी हर सरकार में है, लेकिन जनता को ये देखकर वोट करना चाहिए कि आखिर कौन सी सरकार है जो अपने वादों पर खरा उतरेगी और जनता हित के लिए ज़्यादा कार्य करेगी। क्योंकि युवाओं के रोज़गार की जब बात होती है तो युवा ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, और जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा और हम देश को कैसे चांद तक लेकर जाएंगे। सोचने वाली बात है। और आप जब अगली बार वोट कीजिएगा तो ये सोच के कीजिएगा कि कौन सी सरकार जुमलों की सरकार है और कौन सी सरकार हमारे लिए नए नए अवसर पैदा करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।